नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ के लिए स्वागत है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों 51 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के। कल एक विद्यार्थी बोल रहा था मेरे से कि सर आप जो है कम क्वेश्चन करवा रहे हो, 30 क्वेश्चन करवा रहे हो, हमें ज्यादा चाहिए। तो आज मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। 51 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं आज की इस क्लास में, जो कि टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनमें भी काम आएंगे, और आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए तो रामबाण है ही सही, इसके लिए तो आपके लिए समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, और इससे पहले भी मैं रोजाना जो क्लासें ले रहा हूं आप लोगों की, उनको भी जरूर देख लेना, और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है उनके लिए अंत में बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टोटल 51 क्वेश्चन होंगे आज की इस पूरी क्लास में। उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है कि जो उड़िया पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। उड़िया पठार आपको कैसे याद करना है? उड़िया पठार उड़कर चला गया, उड़ के कहां चलाया जाएगा? जो सबसे ऊंची जगह होगी, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? सिरोही में। तो कहां पे चल गया? सिर में बैठ गया उड़ करके। ऐसे याद रखो कि उड़िया पठार सिर में बैठ गया, यानी कि सिरोही में है। आपको इतना याद रखना है। ये राजस्थान का जो सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा पठार है, आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है? आप आंसर के साथ आंसर कमेंट कर दिया करो। आप ऑफलाइन वीडियो देखो या ऑनलाइन देखो क्लास में, ठीक है ना? जब वीडियो खत्म हो जाए तब देख रहे हो तब भी आप कमेंट वगैरह किया करो, और चलती हुई क्लास से भी कमेंट वगैरह किया करो। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहां की खदान में होता है? तो टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना। तो दोस्तों डेगाना बाकरी, रेवत बाकरी, ये नागौर में, यहां पर दोस्तों टंगस्टन का उत्पादन होता है। उसके अलावा सर्वाधिक जो टंगस्टन मिलता है वो अपन को मिलता है वालदा बड़ा बेरा। वालदा बड़ा बेरा एक जगह है सिरोही में, यहां सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन होता है। उसके अलावा सिरोही में आबू रेवदर है, वहां पर भी मिलता है। जबकि पाली में एक जगह पड़ती है नाना कराब, वहां पर भी दोस्तों टंगस्टन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए मैं सारी डिटेल आपको एक साथ करवा रहा हूं। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, नोट्स वगैरह भी बना लिया करो। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होके गुजरती है? तो आपको पता है दोस्तों ये हमारा प्यारा राजस्थान है, और यहाँ होके कर्क रेखा जा रही है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो यहाँ पर दो जिले पड़ते हैं अपने राजस्थान के। एक तो आपका है बांसवाड़ा, कौन सा? बांसवाड़ा है। एक आपके पड़ता है डूंगरपुर। दो जिलों से होकर के निकलती है, और इसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कितने किलोमीटर की लंबाई है कर्क रेखा की? 26 किलोमीटर। और ये दोस्तों जैसे उत्तर है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण भाग में होकर के निकल रही है कर्क रेखा। और ये दोस्तों माही नदी, माही जो नदी है इसको 2 बार काटती है, इतना याद रख लेना। चलिएगा, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो तख्त सागर है दोस्तों, वो जो जल काय है ये कहां पर है आपको बताना है। तख्त सागर नामक जो जल काय है आपको बताना है कहां पर है। बहुत बढ़िया, तख्त सागर आपके दोस्तों पड़ता है जोधपुर में। ये नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लिया करो, नोट्स में बना लिया करो, ताकि देखो अपन को जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सबको आते हैं, वो तो अपन को भी पता है, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स उसका बनाओ जो आपको आता ही नहीं हो, आप उसको स्पेशल लिख लिया करो, एक रजिस्टर रखा करो साथ के साथ। समझ गए? तो जो तख्त सागर जो जलाशय हैं ये आपके जोधपुर में स्थित है। एक और नदी है दोस्तों मृत नदी। किस नदी को कहा जाता है? मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं एक दिन पहले भी कि मृत नदी दोस्तों घग्गर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मृत नदी? घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं। और ये हनुमानगढ़ जिले में बहती हुई दोस्तों गंगानगर से होते हुए ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान जाती है। कहां जाती है? हनुमानगढ़ में से आ रही है, हनुमानगढ़ में बहती है, गंगानगर में बहती है, फिर वहां से निकल करके ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। आप लोग याद रखना, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? कुल मिलाकर के 465 किलोमीटर। कितनी? 465 किलोमीटर है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि घग्गर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है,
घग्गर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? तो उसको हनुमानगढ़ में कहते हैं नाली। क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैं कुछ भी आपको नहीं छोड़ना चाहता जिससे आपका एक नंबर भी कटे। मेरा मकसद है आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवाना, मतलब सिलेक्शन दिलवाना। अपना सीधा सा मकसद एक ही है। मूणोत्तनैणसी किस राज्य का दीवान था? बताओ, मूणोत्तनैणसी दोस्तों किस राज्य का दीवान था? तो मूणोत्तनैणसी की बात करें तो ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर के दोस्तों क्या थे? दीवान थे। इनका संबंध दोस्तों जोधपुर से है। दोस्तों मूणोत्तनैणसी को राजस्थान का क्या कहते हैं? अबुल फजल। क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मूणोत्तनैणसी को। ये मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ मतलब जोधपुर से इनका संबंध है मूणोत्तनैणसी का। अगला प्रश्न, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787 में। कब लड़ा गया? 1787 में ये तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। कहां पर? जयपुर में। कहां पे लड़ा गया था मित्रों? जयपुर में लड़ा गया था। सर किस किस के मध्य हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। किसके मध्य? सवाई प्रताप सिंह और महादजी जो सिंधिया थे इनके मध्य हुआ था। यहां पर जो प्रताप थे, जो सवाई प्रताप थे, वो क्या हो गए थे? जीत गए थे। ठीक है ना, याद कर लेना ये बात भी। और ये क्वेश्चन है तुंगा का युद्ध कब? 1787 में। प्रश्न अगला, पटवों की हवेली कहां है? क्वेश्चन है पटवों की हवेली कहां है? तो आपको पता होगा दोस्तों, पटवों की हवेलियां ये आपके कहां पर है? जैसलमेर में है। दोस्तों जैसलमेर में और भी बहुत हवेलियां हैं। पटवा की हवेलियां कितनी हैं? कितनी मंजिल है? पटवा की हवेली 5 मंजिला इमारत है। ये किसने निर्मित करवाई थी? तो ये गुमानमल द्वारा निर्मित करवाई गई थी। किसके द्वारा? सेठ गुमानमल ने जो है निर्मित करवाई थी पटवों की हवेली। 5 मंजिला है ये। उसके अलावा जैसलमेर में एक हवेली है सालिम सिंह की हवेली। इसको नौखणी हवेली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सालिम सिंह की हवेली, नौखणी हवेली भी इसको कहते हैं। सालिम सिंह जैसलमेर में। उसके अलावा जैसलमेर में एक और हवेली है नतमल की हवेली। किसने बनवाई थी? लालू वो हाथी ने बनवाई थी। इसके शिल्पकार थे वो। समझ गए? तो याद रखो, पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, ये जैसलमेर में है। क्योंकि हवेली से संबंधित क्वेश्चन आता है तो जो कुछ बीकानेर में भी है, कुछ शेखावाटी में और आपके जैसलमेर में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप 3 तो इनको याद रखना जैसलमेर की को। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान में 13 ताले नृत्य में काम नहीं आता? 13 ताले नृत्य आप सबको पता होगा। बाबा रामदेव जी के जो भक्त है वो 13 ताली नृत्य करते हैं मित्रों। क्या करते हैं? बाबा रामदेव जी के जो भक्त है, कामड़ जाति के पंथ के, कामड़ जो पंथ है उनके जो लोग हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं 13 मंजिला बांध करके। तो दोस्तों अब इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो दोस्तों 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? उस यंत्र का नाम बताना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 13 मंजिला बांधते, तो मंजिला तो काम में आता है। सर चौतारा भी काम में आता है, तानपुरा भी काम में आता है, परंतु जो डेरू वाद्य यंत्र है ये काम नहीं आता है 13 ताली नृत्य में। याद रख लेना, जो डेरू वाद्य यंत्र है इसका कोई काम नहीं है 13 ताली नृत्य में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? क्योंकि आपको पता है ब्लू पोट्री जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना मित्रों, उनमें आकर्षण प्यारी प्यारी क्यूट सी जो है चित्रकारी की जाती है, यही क्या है? ब्लू पोट्री है। और इसको लाया गया था जयपुर में महाराजा राम सिंह द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था जयपुर में? महाराजा राम सिंह के द्वारा दोस्तों ब्लू पोट्री को लाया गया था। और इसके प्रसिद्ध जो चित्रकार है जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, उनका नाम बता देता हूं। क्वेश्चन आता है ब्लू पोट्री संबंधित किस कलाकार का है या किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो कृपाल सिंह शेखावत को। किसको? कृपाल सिंह, याद रखना, शेखावत।
कृपाल सिंह शेखावत को दोस्तों क्या मिला था, ये आप लोग याद रखना, ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और पद्मश्री ब्लू पोट्री को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो महाराजा राम सिंह को दिया जाता है। जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। इतनी बातें याद रख लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा ब्लू पोट्री से संबंधित। निम्न में से कौन सा जो ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य हैं, ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य हैं वालरा। वालरा नृत्य दोस्तों ग्रासियों से संबंधित है और वालरा नृत्य की एक खासियत है, बिना वाद्य यंत्र के डांस किया जाता है, ठीक है ना, एकदम बिना गाना वाना। चलो प्रश्न है अगला, निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में अवस्थित है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आपको कभी काला हिरण देखने का मन करे तो आप कहां चले जाना, अपने दोस्तों के साथ आप चले जाना ताल छापर अभयारण्य चूरू में। कहां जाओगे, ताल छापर अभयारण्य चूरू में चले जाना यदि आप लोगों को काले हिरण देखने का मन करे तो, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि आप किसी एक शहर को क्या है आप नगर निगम बनाना चाहते हो तो नगर निगम तो बना देंगे भाई साहब, कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन है कि आपके शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। मतलब नगर निगम हम तभी बनाएंगे यदि आपके शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। चलो प्रश्न अगला, निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है। निम्न में से कौन जो है राज तरंगिणी का लेखक है, तो राज तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कल्हण। क्या हो जाएंगे, कल्हण जो हो जाएंगे ये राज तरंगिणी के क्या हो जाएंगे, राइटर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है। मीराबाई का जन्म स्थान आपको बताना है। मीराबाई का जन्म स्थान क्या है, मीराबाई का जन्म स्थान हो जाएगा कुड़की ग्राम पाली। क्या हो जाएगा, कुड़की ग्राम पाली जो है मीराबाई का जन्म स्थान है, आप लोग याद रख लेना। इनका लालन पालन कहां पर हुआ था मीराबाई का, तो मीराबाई का जो लालन पालन हुआ था ये दोस्तों आपके हुआ था मेड़ता में। कहां पे हुआ था, मेड़ता में इनका लालन पालन हुआ था, ये भी आप याद रखना। इनके द्वारा कुछ पदावलियां भी लिखी हुई है जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, आपको सुना होगा नरसिंह मायरो वगैरह बहुत सारी है इनकी, मैंने पहले भी क्लासों में करवाया है आप लोगों को। चलो राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है कि राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो आपको याद रखना है दोस्तों फटाफट से, तो बताइए दोस्तों फटाफट से राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। जवाब हो जाएगा 1955। क्या हो जाएगा, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1955 में दोस्तों वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ये PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब भी कहते हैं, आलोक राज जी भी, कि PYQ क्वेश्चन ही आते हैं लगभग 80%। आप लोगों ने उनका स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा कि 80-90% जो क्वेश्चन है वो पुराने क्वेश्चन ही आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलो चलता हूं, अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां स्थित है। राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है मित्रों ये कहां पर है, तो राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है वो नागौर और अजमेर के बीच है। ये कुबड़ पट्टी वाली समस्या क्या है, तो कुबड़ पट्टी वो समस्या है दोस्तों, यहाँ पर फ्लोरोसिस की मात्रा अत्यधिक है, इसके कारण यहाँ के जो फ्लोरोसिस की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता है थोड़ी बहुत फ्लोरोसिस की मात्रा हो तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, परंतु ज्यादा फ्लोरोसिस हो जाए तो जो है कुबड़ निकल जाती है अपने पीठ में, तो उसको क्या बोलते हैं, जो है कुबड़ पट्टी निकल जाती है, मतलब कुबड़ पट्टी नाम रख दिया उस क्षेत्र का। तो नागौर और अजमेर के बीच में पड़ता है ये जगह कुबड़ पट्टी। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, समझाया था आप लोगों को कि 13 ताली में कौन सा यंत्र काम में नहीं लेते, वो अपन ने क्वेश्चन किया, उसी के साथ साथ मैंने डिटेल बताई थी। जो कामड़ जाति के जो बोपे होते हैं ना, कामड़ जाति के जो लोग होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये दोस्तों मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है,
थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है दोस्तों तन्नोट माता जी को। किसको? तन्नोट माता जी को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। और आप लोगों को याद रखना है, ये भाटी राजवंश जो है ना, भाटी राजवंश की कुल देवी भी है। इसको थार की वैष्णो देवी या रुमालिया वाली माता जी के नाम से भी इनको जानते हैं। किसके नाम से? रुमालिया वाली माता जी के नाम से भी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, गीत गोविंद सागर का संबंध किस चित्रशैली से है? आपको गीत गोविंद का सार का बताना है। अरे तो बिल्कुल सिंपल है, गीत गोविंद सार या पहला जो भी चित्र वगैरह आ जाए वो आप मेवाड़ लगा देना, ठीक है ना। गीत गोविंद सार का संबंध किससे है? मेवाड़ से है। किससे है? मेवाड़ से है। अगला प्रश्न, अमरसाई किसका नाम है? ये भी सिंपल सा है कि सब विद्यार्थी को पता होगा कि अमरसाई ये सब किसके हैं? राठौड़ी, मानसाई, अमीरसाई, ये सब क्या है? पगड़ी के प्रकार है। तो पगड़ी के कौन कौन से प्रकार है मैं थोड़ा आपको बता देता हूं खुल करके। तो पगड़ी की मुख्य शैलियां जैसे जसवंत साई हो गया, जुड़ावत साई हो गया, भीम साई हो गया, मांडव साई हो गया, राठौड़ी हो गया, मान साई हो गया, हमीर साई हो गया, स्वरूप साई, अमर साई, विजय साई, साज राज साई। तो ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, जोधपुर का सापा के लिए, दोस्तों जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है? सापा के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। और उदयपुर दोस्तों पगड़ी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, याद रखना। दोनों चीज अलग अलग है। यदि आपसे पूछे सापा के लिए प्रसिद्ध तो जोधपुर बताना, यदि आपसे पूछे पगड़ी के लिए प्रसिद्ध तो आपको उदयपुर बताना है, देश भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दिया था? तो आपको बताना है मेवाड़ की ऐसी कौन सी जो है क्या थी? राजकुमारी थी जिनको जहर देना पड़ा था। दोस्तों विवाद इतना बढ़ गया था जिसकी कोई हद नहीं थी, सीमा पार हो गई थी। मतलब मारवाड़ का मामला बढ़ गया था। इधर जयपुर वाले राजा आपस में लड़ने लग गए, मारवाड़ और जयपुर के राजाओं में काटपीट शुरू हो गई, मारामारी शुरू हो गई दोस्तों। इसलिए दोस्तों फिर जो है यहां पर अमीर खां पिंडारी ने कहा कि ऐसा करो, तुम जहर दे दो तो जो है मामला ही खत्म हो जाएगा। तो फिर दोस्तों कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था, क्योंकि ये 3 राज्यों के विवाद का मामला हो गया था, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर का। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रख लेना। युद्ध भी हुआ था इसके चक्कर में। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? आपको बताना है दोस्तों, जो जयपुर नगर की स्थापना हुई इसके जो मुख्य वास्तुकार यानी कि नगर नियोजक की बात करें तो वो कौन थे? तो वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। और जबकि लालचंद जो उस्ताद थे ये दोस्तों हवा महल के उस्ताकार थे। हवा महल के थे लालचंद उस्ता, गलती मत कर लेना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में लालचंद उस्ता में टिक करके आ जाते हैं। परंतु जयपुर के जो मुख्य वास्तुकार है या नगर नियोजक जो है वो विद्याधर भट्टाचार्य हैं। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना होती है। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो जयपुर नगर की जो नींव रखी थी वो सम्राट जगन्नाथ ने रखी थी। किसने? सम्राट जगन्नाथ ने रखी थी। इतनी बात आप याद रख लेना, ठीक है ना। जयपुर की जो स्थापना करवाई थी वो जय सिंह ने करवाई थी, इतना भी याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे है? आपको बताना है कि जो वाद्य यंत्र है टामक, तो ये टामक का संबंध किससे है? तो टामक का जो संबंध है वो मेवात से है। किससे है मित्रों? मेवात क्षेत्र से संबंधित है टामक। टामक को ही बोलते हैं भपंग। क्या बोलते हैं? टामक और भपंग। दोस्तों जो टामक यंत्र है और भपंग यंत्र है इसका संबंध मेवात क्षेत्र से है। किससे संबंधित है इनका? भपंग भी एक वाद्य यंत्र आता है दोस्तों, भपंग, ठीक है ना, आता है एक भपंग, सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो भपंग का संबंध भी मेवात से है और टामक का संबंध भी मेवात से है। मेवात मतलब भरतपुर और अलवर। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? आपको बताना है दोस्तों, जो रणथंभौर के शासक थे राजा हमीर चौहान, उनकी और जो जेके था यानी कि जलालुद्दीन खिलजी था, इनकी पहली बार युद्ध कब हुआ, मुठभेड़ कब हुई?
तो इनका आपको याद रखना है 1290 में पहली बार मुठभेड़ होती है, आपको याद रखना है। उस समय क्या है, इन्होंने आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने, और रणथंभौर की जो कुंजी थी जायन दुर्ग, उस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी थी, जायन दुर्ग, ये भी याद रख लेना। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है, धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां है, तो धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में है। कहां पर है धौलागढ़ देवी का मंदिर, अलवर में है, याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई, तो कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक थे मित्रों जिन्होंने अपनी राजधानी को कहां बनाया, मेड़ता बना लिया। कहां पर बनाया, मेड़ता बनाया था। तो आपको याद रखना है नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों अपनी राजधानी दोस्तों मेड़ता बनाई थी, ठीक है ना। मंडोर से कहां चले गए थे, मंडोर से चले गए थे मेड़ता, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है, जो बिजोलिया शिलालेख है जिसके बारे में आप सुनते रहते हो, यह किस शासक के काल का है, तो यह सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया शिलालेख किसके शासन काल का है, सोमेश्वर के शासन काल का है। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए, यानी कि चांदी की मुद्रा को बोलते हैं पंचमार्क, तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है बेराट से। कहां से प्राप्त हुए, बेराट मतलब जयपुर से प्राप्त हुए थे, आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि जो मौर्यकालीन और जो मध्यकालीन जो अवशेष है वो बेराट सभ्यता से मिले हैं। यहां पर 36 मुद्राएं मिली है, कितनी कुल मिलाकर कितनी मुद्राएं मिली है, 36, जिनमें से 8 तो चांदी की पंचमार्क सिक्के हैं और 8 तो चांदी के पंचमार्क हो गए और 28 हो गए इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। जिनमें भी बात करें तो 16, 28 में से भी 16 दोस्तों राजा मिनांडर की थी। किसकी, राजा मिनांडर की थी। आपको एक और बात याद रखनी है, यहां पर गोल बुद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले। किसके, गोल बुद्ध मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। यहां पर शैलाश्रियों के जो है शैल चित्र भी मिले हैं। तो ये इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन की गोलाबारी में मारे गए, शहीद हो गए थे। आपको बताना है कि रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में शहीद हो गए, बताओ। तो ये बेंगू जो किसान आंदोलन था मित्रों, बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे रूपाजी और कृपाजी। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है पूछा जाए तो बेंगू किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा गया था। दोस्तों जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया और फिर वहां पर साका होता है 1303 में और वहां पर अधिकार कर लिया जाता है, उसके बाद इसका नाम परिवर्तन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, फिर नाम रख देता है इसका खिजराबाद। क्या नाम रखता है, खिजराबाद नाम रखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में प्रथम साका होता है 26 अगस्त 1303 को और आक्रमणकारी कौन होता है, एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर केसरिया और जौहर होता है। केसरिया तो करते हैं रावत रतन सिंह और जौहर करती है रानी पद्मिनी। दोस्तों इस प्रकार ये जो है पहला साका होता है चित्तौड़गढ़ का और फिर नाम परिवर्तन हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद। अगला प्रश्न, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि जो फाट का जंजाल है इस शीर्षक नाटक जो है इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है शिवचंद्र भरतिया। क्या हो जाएगा, शिवचंद्र भरतिया इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कल वाली क्लास में मैंने कटारगढ़ के बारे में आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को। कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों आपके कुंभलगढ़ किले का क्या है, हिस्सा है। और कुंभलगढ़ किला कहां पर है, राजसमंद में। इतना भी जानकारी में कल बताया था। जो सबसे ऊंचा भाग है वो कटारगढ़ है। आप ऊपर देखोगे कटारगढ़ की तरफ तो आपके जो सिर में यदि पगड़ी होगी तो वो पगड़ी भी नीचे गिर जाएगी, ऐसा कहा जाता है। और एक और बात कहा जाती है कि मेवाड़ की जो आंख है वो भी दोस्तों किसको बोलते हैं, कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ किले को बोला जाता है दोस्तों मेवाड़ की आंख। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे, तो ये जयपुर के दीवान थे। वीटी कृष्णामाचारी कहां के दीवान थे, जयपुर राज्य के दीवान थे।
मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी थी? बताना है आपको कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था तो वहां पर कौन सी महिला संबंधित थी? तो नारायणी देवी वर्मा जो है संबंधित थी, आपको याद रखना है। क्यों संबंधित थी? क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो माणिक्यलाल वर्मा जी की ये क्या थी? धर्म पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। तो आपको याद रखना है मित्रों, तो नारायणी देवी वर्मा का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से भी है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का जो भावगढ़ बंदा है दोस्तों, 400 वर्षों से यहां पर एक बहुत अच्छा मेला बढ़ता है। और बताओ कौन सा मेला बढ़ता है? वह बताओ अपना पर। तो दोस्तों यहां पर 400 वर्षों से लगातार मेला बढ़ता आ रहा है। कौन सा मेला बढ़ता है? तो आपको पता होगा, गधों का मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? गधों का मेला बढ़ता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रांकन आप सबको पता होगा, नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है। जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां पर पिछवाई चित्रांकन किया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। यहां पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर किस अंग पर पहना जाता है? एक दिन पहले भी बताया था मैंने, कुछ छिपकली और चंपाकली। छिपकली कहां जाके चिपक जाती है? और गले में जाके चिपक जाती है। तो चंपाकली कहां का आभूषण हो जाएगा? गले का आभूषण हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था? गर्दन, तो गला और गर्दन एक ही तो होता है। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया, समझ में आयो। चलो प्रश्न ये रहा अगला आपके लिए, लीजिए। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो आपको पता है दोस्तों, प्रताप का अग्रगामी किसको बोला जाता है? चंद्रसेन, जो मारवाड़ के राजा थे, इनको बोला जाता है मारवाड़ के भूले बिसरा राजा। इनके लिए बहुत सारी चीजें बोली जाती इसी प्रकार की, और बहुत शानदार राजा थे दोस्तों। ये कभी अपने घुटने नहीं टेके इन्होंने अकबर के सामने। तो दोस्तों इनको दंड देने के लिए भेजा गया था राय सिंह को। किसको भेजा गया था? बीकानेर के राजा राय सिंह को भेजा गया था चंद्रसेन को दंड देने के लिए। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिबदीन का बताना है आप लोगों को जवाब। चलो यहां एक कंफ्यूजन होता है। एक और आता है साहिब कौन सा वाला? राम वाला। तो आप दोनों याद रखो। साहिबदीन की बात करेंगे जब 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 आपको याद आ जाए साहिबदीन, पूछ लिया जाए प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन किस चित्रकला शैली का संबंधित है, तो याद कर लेना मेवाड़। यदि साहिबदीन पूछे तो मेवाड़, साहिब राम पूछे कौन सा वाला? साहिब राम पूछे तो वो जयपुर याद रखना। भाई साहब ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आता है, इतनी बार एग्जाम में आता है, पता नहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का और आरपीसी का तो ये पता नहीं फेवरेट बन गया भाई साहब। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, याद कर लो कि साहिबदीन दिख जाए तो मेवाड़ को याद कर लेना, साहिब राम दिख जाए, दीन और राम में थोड़ा अंतर याद कर लेना, राम दिख जाए तो जयपुर याद कर लेना। ठीक है ना। चलो प्रश्न अगला, सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई बोलो या दयाबाई बोलो? सहजोबाई और दयाबाई इन दोनों के गुरु एक ही थे, और ये मेवात क्षेत्र के संत थे तीनों। बताओ सहजोबाई और दयाबाई के संत कौन थे, मतलब गुरु कौन थे, वो आपको बताना है। तो इनके गुरु जी का नाम था चरणदास जी। साहिबदीन सहजोबाई और दयाबाई के गुरु का नाम क्या था? चरणदास जी। चरणदास जी ने दोस्तों एक संप्रदाय चलाया था, चरणदासी संप्रदाय। तो इनकी प्रमुख शिष्या थी सहजोबाई और दयाबाई, और इनकी प्रमुख पीठ कहां है? दिल्ली में है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, यानी कि आपको पता होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग में आरपीसी में एक तो अध्यक्ष होता है, और कितने सदस्य होते हैं वो आपको बताना है। मतलब एक अध्यक्ष व सदस्य कितने होते हैं टोटल मिलाकर के? तो एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, यानी कि कुल मिला के 7 होते हैं। तो याद रख लेना 7। कंफ्यूजन है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम से पूर्व विस्तार
यानी कि आपको ये विस्तार बताना है। मैं आपको एक दिन टॉपिक वाइज क्लास करवाया था, उसमें करवाया था मैंने आपको, देशांतर अक्षांश सब करवाया था। तो यहाँ बताओ, तो जैसलमेर में आपको बताया 69 डिग्री 30 मिनट, तो एक में दे रखा है 69, वो सब तो गलत दिख रहे हैं। 69 डिग्री से लेकर 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर, ये अपना सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, इसको भी आप छोड़ दो, ये अब नहीं आएगा, गई पंचवर्षीय योजना खत्म। क्वेश्चन अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर कितनी है आपको बताना है। जवाब हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण की जो साक्षरता थी वो 61.44, शहरों की थी 79.68। तो ये आप लोग याद रखना, ग्रामीण साक्षरता कितनी थी 61.44 और शहर की थी 79.68। ठीक है ना मित्रों। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 928 अंक थे हमारे राजस्थान के, परंतु यहां पूछा गया है कि जो लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी थी, यानी कि जो औसत लिंगानुपात था अपने राजस्थान का, उससे भी कम लिंगानुपात कितने जिलों में था 2011 की जनगणना के अनुसार, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 15 ऐसे जिले थे जिनकी जनसंख्या दोस्तों जो लिंगानुपात था वो 928 से भी कम था। चलो अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखो, मिश्रित पतझड़ वन कोटा में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुष्क मरुद्भिद वन जैसलमेर में पाए जाते हैं। सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, परंतु सालर के वन बाड़मेर में नहीं पाए जाते। सालर के वन बाड़मेर में नहीं पाए जाते, अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहां पर? सिरोही व माउंट आबू में। कहां पर पाए जाते हैं? सिरोही माउंट आबू में पाए जाते हैं। प्रश्न अगला, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? आपको बताना है कि जो मेरवाड़ा पहाड़ियां है ना मित्रों, ये निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? किसका उपविभाजन है? तो याद रख लो, मध्य अरावली श्रेणी का क्या है? उपविभाजन है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपको बताना है थॉर्नवेट के अनुसार। वैसे तो कोपेन को ज्यादा याद रखना, कोपेन वाला इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा। थॉर्नवेट का तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, पर कोपेन का हर बार क्वेश्चन आता है। DA-W जो है ये आपको याद रखना है, ये जलवायु प्रदेश राजस्थान में अधिकांशतः पाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौनों के लिए देखो यहाँ सारे के सारे ऑप्शन में देखो उदयपुर दे रखा है, तो वैसे तो ये तो गलत है। वैसे आपको बस याद रखना है, ऐसे इतना सारा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतना सारा ऑप्शन नहीं देंगे आपको। लकड़ी के खिलौनों के लिए आपको कौन सी जगह प्रसिद्ध है आपको याद रखना है, उदयपुर, बस इतनी याद रखना। ठीक है ना। तो जो नगर समुच्चय लकड़ी खिलौने के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है, उदयपुर आपका सही जवाब होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों, अपन ने आज 51 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे PYQ। ठीक है ना। कल अपन करेंगे मॉडल पेपर। आपको ये क्लास कैसी लगी बता दो। किसी को फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 80 58 59 87 08। ठीक है ना। इस नंबरों पे मुझे संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08। ये अपना हेल्पलाइन नंबर है। जिस विद्यार्थी को भी टेस्ट सीरीज लेनी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, उसके लिए अभी टेस्ट सीरीज मिल रही है 500 रुपए की। कितने रुपए की? 500 रुपए की टेस्ट सीरीज मिल रही है दोस्तों, तुरंत ले लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। टेस्ट सीरीज में क्वालिटी क्या है, 150 के आसपास टेस्ट आपको मिलेंगे। 150 टेस्ट मिलेंगे, उनमें देखो टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा आपको, उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें आपको, प्लस आपको मिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्लस आपको उसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेगी, यानी कि पूरा एग्जाम पैटर्न पर आधारित। दोस्तों आपको हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो आप एक बार टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लें। और टेस्ट सीरीज की कोई आपको लग रहा है कि सर 500 रुपए ज्यादा है, तो 500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। 500 रुपए आप इधर उधर घूम के भी लगा देते हो मित्रों। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, गुटखा पान मसाला खा करके भी 500 रुपए को थूक देते हैं 2-3 दिन में। ठीक है ना। उससे तो अच्छा है कि 500 रुपए में आप कुछ अच्छा काम करो, टेस्ट सीरीज खरीदो। वैसे तो मार्केट में आपको 49 रुपए में 149 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, परंतु जो हम क्वालिटी दे रहे हैं, जो हम टेस्ट दे रहे हैं 150 आपको, ये टेस्ट नहीं, ये आपके लिए दोस्तों आपका सिलेक्शन है।
यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इन 150 टेस्टों को कर लेते हो तो। और यार टेस्ट में इतनी मेहनत लगती है, आप मजाक मानोगे, एक एक हिंदी का जो टेस्ट टाइपिंग कर रहा हूं ना, एक एक टॉपिक में 150 क्वेश्चन है। अब सोचो कितने क्वेश्चन हो गए, कैसी तैयारी करवा रहा होगा मैं, उसका फिर डिटेल सॉल्यूशन दे रहा होगा। आप सोचिए टाइपिंग वाला की क्या हालत हो रखी हो। टाइपिंग वाला कोई और नहीं है, आपके मास्टर है, आपके गुरुजी है, टाइपिंग भी करते हैं वही। पूरा एप्लीकेशन को संभालता मैं हूं, सारा सब कुछ मैं सेटअप कर रखा हूं। सोचिए 500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूं। 500 रुपए कोई कीमत की तरह मत देखो, पैसे की तरह मत देखो। पैसा नौकरी लग जाओगे तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में, और 8वां वेतन लागू हो गया तो पैसा पैसा है भाई साहब, पैसा है पैसा है। मैं इससे ले आप लोगों से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है मेरे राजस्थान के लाडलों और लाडलियों से, कि आप क्लास को इसमें ऑनलाइन जो यूट्यूब में लेता हूं इसको तो डेली देखा ही करो। मार्च से यहां पर भी पूरी क्लासें कर देंगे, परंतु टेस्ट सीरीज बिना काम नहीं चलने वाला। आपको पता तब तक नहीं चलेगा, टेस्ट सीरीज नहीं लोगे तब तक, कि अपनी रैंक क्या आ रही है राजस्थान में, अपने कितने बच्चों के पीछे हैं, अपनी तैयारी कैसी चल रही है। अपन जैसे 150 क्वेश्चन है तो 150 में से आपके 50 सही हो रहे हैं कि 100 सही हो रहे हैं, फिर आप उनको दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा टेस्ट दो, फिर देखो कितना सही इंप्रूवमेंट आया। आप टेस्ट को कितनी बार भी लगा सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है टेस्ट सीरीज लेने में तो आप इस नंबरों पर संपर्क कर लेना। टेस्ट सीरीज डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है मैंने, या फिर आप सीधा जाके प्ले स्टोर में सर्च भी कर सकते हो, स्टडी IQ अकेडमी। क्या स्टडी IQ अकेडमी सर्च करना है, वहां पर भी मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे कल मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।